कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एनालिटिकल फिजिक्स पाठशाला में अब आपके लिए शुरू हो रहा है लॉन्ग वीडियोस, जहां हम शुरुआत कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स से। और रे ऑप्टिक्स का पूरा डिटेल्स हम लोग इनसाइड स्टोरीज एक एक पॉइंट्स को जानेंगे, जहां आपके लिए ये मटेरियल हर एक पॉइंट को कवर करेगा, जिसमें हम एक एक चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे, उसके कंसेप्ट को जानेंगे, उससे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स को जानेंगे, और आपको बेफिक्र हो जाना है कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखते रहिए इस बात को। ये पूरा का पूरा आपका ये रे ऑप्टिक्स आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। आज के टॉपिक में इस रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं ऑप्टिक्स का इंट्रो, फिर लाइट का इंट्रो, और उसके बाद लाइट के फिनोमेना के बारे में। स्पेशली हम यहां जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। हालांकि लाइट के फिनोमेना में कई सारी चीज आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये सभी बात अगले पार्ट्स में हम जानेंगे। ऑप्टिक्स को समझना है तो ऑप्टिक्स के रूट वर्ड को जानना जरूरी है, और ऑप्टिक्स का रूट वर्ड ऑप्टिक होता है। ऑप्टिक का मतलब लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स का सेंस क्या हुआ। यहां हम सिर्फ लाइट से संबंधित ही बातों को जानने की कोशिश करते हैं, और लाइट से संबंधित बातों में पहले तो यह जानना जरूरी है कि लाइट का नेचर क्या होगा, स्वभाव क्या होगा। लाइट का फेनोमेना, घटना, लाइट के कारण बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। जैसे कभी हम देखते हैं कि यहाँ बादल के पीछे से लाइट आता है, कभी हम देखते हैं कि यहाँ बाल्टी में पानी भरा हो, अगर कोई पेंसिल उसमें डुबा दिया जाए तो फिर वो टेढ़ी नजर आती है। कभी कभी हम अपने छाया को, शैडो को जमीन पर बनते हुए देखते हैं, और वो भी कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। ये लाइट से रिलेटेड बहुत घटनाएं। कभी तो ऐसा होता है कि आकाश में, यही बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि जब सूरज निकला तो 7 रंगों की रंगीन पट्टी बन जाती है, इंद्रधनुष, रेनबो। तो ये लाइट से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं। यहां ऑप्टिक्स में हम उन घटनाओं के भी बारे में जानेंगे, और साथ ही जैसे जैसे साइंस डेवलप किया, तो साइंस के डेवलपमेंट में सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, और इस टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में हम बहुत सारे यंत्रों का भी निर्माण किए हैं। यंत्र तो कुछ प्रकाश से भी संबंधित यंत्र हैं, जिनको हम प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्टिक्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, फेनोमेना ऑफ लाइट, एंड अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम हिंदी में समझे तो हिंदी भाषी बच्चे इस बात को समझे कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों का, प्रकाश के गुणों का, प्रकाशीय घटनाओं का, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ये सभी, तथा प्रकाशीय यंत्रों का। प्रकाशीय यंत्र मतलब, अब जैसे आप सुने होइएगा कि सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बायनोकुलर, फोटोग्राफिक कैमरा, तो ये सभी के सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करें अगर, तो यह है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। तो शुरू करते हैं लाइट को। लाइट अपने आप में कल भी मिस्ट्री था, आज भी मिस्ट्री ही है, लेकिन इसको लेकर के कई सारे थ्योरीज बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, जिन सिद्धांतों में सबसे पहला नाम न्यूटन का आता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है, और इसका जो पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। इतना स्मॉलेस्ट कि इसके मास को नेग्लिजिबल, नगण्य मानते हैं। हाँ, इसका द्रव्यमान 0 नहीं होगा, लेकिन टेंड्स टू 0, जो 0 के लगभग में हो जाता है,
इतना सूक्ष्म होता है, इतना माइक्रो मास होता है। ऐसे पार्टिकल को हम फोटॉन पार्टिकल कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूटन ने बताया कि लाइट फोटॉन पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है, गति करता है। प्रकाश फोटॉन कण के रूप में गति करता है और प्रकाश के इस सिद्धांत को, लाइट की इस थ्योरी को हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया था। सेकेंड नाम आता है हाइजिन का। हाइजिन ने कहा कि प्रकाश ये वेव के रूप में गति करता है। वेव अर्थात तरंग, तरंग के रूप में प्रकाश गति करता है। लाइट हमेशा वेव के रूप में ट्रेवल करता है, इसलिए हाइजिन के इस सिद्धांत को हम वेव थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये दोनों थ्योरी लाइट को कंप्लीट नहीं कर पाया, रिसर्चेस कंटिन्यू रहे, कई सारे साइंटिस्ट का नाम आया, मैक्सवेल का भी इसमें नाम आया, फिर बाद में लास्ट में डी ब्रॉगली का नाम आया। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट ड्यूअल कैरेक्टर को दिखलाता है, दोहरा चरित्र को दिखलाता है, अर्थात इसका कुछ चरित्र न्यूटन के थ्योरीज को कंप्लीट किया कि कॉर्पस्कल्स के रूप में है, पार्टिकल के रूप में है, तो दूसरा चरित्र इसका वेव के रूप में भी है। ऐसे थ्योरी को हम ड्यूअल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आप बोल सकते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय न्यूटन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय हाइजिन एंड ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय डी ब्रॉगली। आखिर ये लाइट है क्या? तो लाइट अपने आप में नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट अपने आप में नॉन मैकेनिकल एनर्जी भी है। प्रकाश अपने आप में अयांत्रिक ऊर्जा है। आपको पता होगा कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो दूसरे को अयांत्रिक ऊर्जा कहते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर लाइट कौन सा एनर्जी? लाइट अपने आप में नॉन मैकेनिकल एनर्जी, अयांत्रिक ऊर्जा है। इसी प्रकार तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, वेव भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसा 9th क्लास में आप साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, तो दूसरे को बोलते हैं अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। ये लाइट अपने आप में नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंग है। और साथ ही अगर ये एनर्जी के रूप में या वेव के रूप में है तो फिर वेव में एक और नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा एक वेव है जिसमें इलेक्ट्रो दैट मींस करंट एंड मैग्नेटिक अर्थात मैग्नेट, करंट और मैग्नेट दोनों के नेचर को ये कंप्लीट करता है, इसलिए ऐसे वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये मीडियम में भी ट्रेवल करेगा और वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि सन से आने वाला लाइट अगर अर्थ सरफेस तक आ रहा है तो सन कहां है? स्पेस में, जहां मीडियम क्या है? कुछ नहीं, वैक्यूम है। इसका मतलब है कि स्पेस में भी लाइट ट्रेवल किया और फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर किया, तब तो अर्थ के सरफेस पर आया। सही है ना? इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि लाइट, महसूस कर सकते हैं कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है और मीडियम मतलब एटमॉस्फेयर में भी ट्रेवल करता है। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि लाइट के लिए ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, यहां एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर ये वेव है तो वेव का दो नेचर होता है, या तो ट्रांसवर्स नहीं तो लॉन्गिट्यूडनल, या तो अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्घ्य। तो फिर यहां जो पार्टिकल का कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, वो कैसा होगा? अप्स डाउन होगा या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा? कैसा होगा? आगे पीछे ये कण गति करेंगे या फिर ऊपर नीचे दिशा में गति करेंगे? तो यहां ट्रांसवर्स इन नेचर कहा जाता है, मतलब जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे दिशा में गति करते हैं। इस तरीके से लाइट के बारे में हम बोल सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने का सेंसेशन देता है। इसी की उपस्थिति हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं हो तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। आप जानेंगे कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देता है? तो जब उस वस्तु पर लाइट पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट हमारे आंख में आया, जहां उसका इमेज बना, फिर जाकर के हमें देखने की अनुभूति होती है। तो लाइट की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इट डजंट रिक्वायर मीडियम, इसे मीडियम की आवश्यकता
नहीं होती है। और इस तरीके से यह अगर वेव है तो गति करेगा, ट्रेवल करेगा, तो फिर कितना इसका स्पीड होगा? तो लाइट का जो स्पीड वैक्यूम में माना जाता है, वैक्यूम अर्थात निर्वात, जहां माध्यम शून्य हो, तो ऐसे जगहों में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड माना जाता है। कहा जाता है कि लाइट जैसे जैसे मीडियम चेंज करेगा, इसका स्पीड भी चेंज करेगा। डेंसर द मीडियम, लोअर इज द स्पीड। जैसे जैसे माध्यम सघन होते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकाश की जो चाल है वो कम होती जाती है। तो इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम रिफ्रैक्शन को विस्तार में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फेनोमेना ऑफ लाइट। फेनोमेना ऑफ लाइट में तो कई सारे फेनोमेना के ऊपर हम आपको बताया, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऐसे बहुत सारे फेनोमेना पढ़ना है आपको। लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका बना हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसलिए हम यहां रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही समझाने चलते हैं। बाकी को जिस चैप्टर में डिस्कस है वही हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब, परावर्तन का अर्थ क्या होता है। रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं परावर्तन। इसका अर्थ क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन का अर्थ है बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग, जैसे इमेजिन करिए आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में एक बॉल को आप बोल देते हैं बाउंसर। तो बाउंसर बॉल किसको बोलते हैं? बॉलिंग कराने में हमेशा बॉलर बॉल को कांधे के ऊपर से फेंकता है। तो कांधे के ऊपर से बॉल गिरा, देखो यहां जैसे ये पिच है, कांधे के ऊपर से बॉल गिरा और बैट्समैन यहां है, वो बॉल भी अगर कांधे के ऊपर चला जाए तो फिर ऐसे बॉल को हम बाउंसर कहते हैं। इसी बाउंसर से बाउंसिंग बना। तो यहां बाउंसिंग वाला नेचर इसके साथ भी, लाइट के साथ भी, जैसे टॉर्च से मान लो अगर हम यहां लाइट दिए, ये लाइट निकला और ये किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, ऐसे सरफेस जो कि पॉलिश्ड है, रफ नहीं है, या फिर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने वाले हैं, या फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ऐसे सरफेस पर अगर लाइट पड़ा, पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ा, जैसा कि मिरर, आपके घर में रखा हुआ आईना जिसमें डेली आप अपना शक्ल देखते हैं, तो यहां इस आईने में जैसे ही लाइट अगर पड़ा तो क्या होगा? टकराएगा और फिर से जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में चला जाएगा। तो ऐसे फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं पर अगर यहां हम देखें कि एक लाइट आया लेकिन ये सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, पारदर्शी है या फिर पारभासी है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे लाइट आया तो उसको क्रॉस कर जाएगा। जैसे सोचो अगर यहां सिंपल हम ग्लास रखे हैं, कांच ऐसा रखे हैं, तो फिर इस ग्लास पर पड़ने के साथ ही ये लाइट क्या होगा? इसको क्रॉस कर जाएगा। ये सोचा जाए कि जैसे नीचे पानी है और ऊपर हवा है, इस तरीके से दो मीडियम है, तो मीडियम फर्स्ट है ऊपर, मीडियम सेकेंड है नीचे, और ये जो लाइन है ये दोनों मीडियम का सेपरेटर प्लेन है। तो यहां जैसे ही इस प्लेन पर लाइट अगर पड़ा तो क्या होगा? इसमें डेविएशन हो जाएगा, या तो ये मीडियम के अकॉर्डिंगली होगा, या तो नॉर्मल से दूर जाएगा या फिर नॉर्मल के करीब आएगा। कहा जाता है इस पॉइंट पर यहां अगर एक वर्चुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एक काल्पनिक रेखाखंड अगर हम खींचे ऐसा जो इस लाइन पर, इस प्लेन पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसको नॉर्मल मानते हैं। हम देखेंगे आगे कि नॉर्मल के अकॉर्डिंगली इसके पाथ में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। अब ये नॉर्मल से दूर कब जाता है या नॉर्मल के करीब कब जाता है, ये डिपेंड करता है कि कैसे मीडियम से कैसे मीडियम में जा रहा है, ये दोनों मीडियम का नेचर क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपना जो ओरिजिनल पाथ है, इसका जो अपना ओरिजिनल पाथ है, रास्ता है, वो ये है, उसको छोड़ दे, दूसरा कोई रास्ता अपना ले, मतलब अपने रास्ते को चेंज कर ले, अपने पाथ को चेंज कर ले, या फिर आप देखेंगे कि पाथ ये चेंज इसलिए किया क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन लाइट का वह फेनोमेना है जिसमें लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसके पाथ में या फिर उसके डायरेक्शन में या फिर उसके स्पीड में चेंजिंग आ जाता है, और इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन हमेशा लॉज के अकॉर्डिंगली होता है, बिना नियम का यहां कोई भी घटना नहीं। यह बात सही है, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ नियम जरूर होता है। तो यहां भी लाइट के रिफ्लेक्शन के पीछे भी लॉज हैं। इस लॉ को समझने के लिए पहले तो समझना जरूरी है कि उसमें टर्म्स जो जो दिए गए हैं उसका अर्थ क्या है। जैसे इमेजिन करिए, आप एक मकान का नक्शा दिए किसी आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, और वो आर्किटेक्ट क्या किया, तो उसमें कई सारे टर्म्स लिख दिया, जैसे पिलर, बीम, छत, या फिर ऐसे ही बहुत सारे। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या आपको मैप समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो दीज आर द टर्म्स रिलेट्स विथ बिल्डिंग। मकान से संबंधित ये कुछ टर्म है, क्या क्या? पिलर, बीम। तो वैसे ही यहां रिफ्लेक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट में लॉज को सजाया गया है। तो फिर पहले तो उन टर्म्स को समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या, तो टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां हम रिफ्लेक्शन की ये फिनोमेना को देख रहे हैं, जहां एक लाइट रे आता है और ये एक मिरर के सरफेस से टकराता है। कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर कहीं पर जाकर के पड़े तो इसको हिंदी में आपतन और इंग्लिश में इंसिडेंस कहा जाता है। इसलिए इस रे का नाम इंसिडेंट रे कहा गया और हिंदी में आपतित किरण कहा गया। वहीं पर यहां हम देख रहे हैं कि लाइट रे जैसे ही यहां पड़ा तो टकरा करके बाउंस होकर के फिर से उसी मीडियम में चला गया। तो बाउंसिंग वाले का नाम, बाउंसिंग मतलब रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में परावर्तित किरण इसको कहेंगे। यहां जिस पॉइंट पर इमेजिन करोगे, यहां एक पॉइंट भी होता है जहां ये इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और यहां एक और पॉइंट होता है जो दोनों कोइंसाइड करता है, तो उस पॉइंट पर जहां से ये रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहां इस दोनों पॉइंट को इमेजिन करिए, अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तो यहां एक परपेंडिकुलर हम सोचते हैं दैट मीन्स वर्चुअल ये होता है, काल्पनिक होता है, ऐसा जो कि परपेंडिकुलर हो इस सरफेस पर, एक ऐसा वर्चुअल परपेंडिकुलर जो कि इस सरफेस पर हो, तो फिर इसको हम नॉर्मल अभिलंब कहते हैं। कहा जाता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बना जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आई कहते हैं। वहीं पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बना जिसको हम परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन्हीं से यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट किया गया, और इन्हीं टर्म्स से सजता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों जब भी होगा तो एक पॉइंट पर होगा और एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन का अर्थ क्या हुआ? तो जैसे इमेजिन करो, ये हम रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे हम बना दिए। अगर तीनों को हम ऐसे रखते तो इसको कोप्लेनर हम नहीं कहते। ये जो फिगर है ये कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि यहां तीनों को लेकर के एक प्लेन में हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। हां, अगर ये तीनों ऐसा होता तो फिर हम इसको कोप्लेनर कहते, एक तलीय कहते। तो ये जब भी होगा एक पॉइंट पर होगा, यहां नीचे एक पॉइंट पर होगा और ये एक प्लेन में होगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है। और सेकेंड लॉ कहता है कि यहां आई का वैल्यू आर के हमेशा इक्वल होगा। अगर ये वैल्यू में 30 डिग्री है तो ये भी डेफिनेट 30 डिग्री ही होगा। तो कुल मिलाकर के यहां दो लॉज हम देखें। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का यहां दो टाइप देखने को मिलता है, जिसमें से एक को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं तो दूसरे को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो रेगुलर आप समझ सकते हैं जो नियमित है, डिफ्यूज्ड जो मिक्स अप है। तो यहां कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इमेजिन करिए कि कुछ पैरेलल रेज को हम एक सरफेस पर डालें और वहां हम देखें कि रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सब भी आपस में पैरेलल हैं। इंसिडेंट
रे इज पैरेलल, तो फिर ये भी पैरेलल। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि ये सरफेस अपने आप में रेगुलर सरफेस माना जाता है। वहीं पर अगर सरफेस इररेगुलर हो जाए, जैसा कुछ इस तरीके से अनियमित हो जाए, तब यहां हम देखेंगे कि अगर पैरेलल बीम को डाला गया, पैरेलल रेज अगर हैं, तो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगले हम पार्ट में फिर इसके बाद के बहुत सारे टॉपिक्स को जानने वाले हैं, जैसे हम जानेंगे कि मिरर का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, या फिर उससे रिलेटेड मिरर का रिफ्लेक्शन विस्तार से। तो ये जो वीडियो है रे ऑप्टिक्स, इसका पार्ट 1 यहीं फिनिश्ड होता है, जहां हम कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा किए। सबसे पहले तो हम जाने ऑप्टिक्स क्या है, फिर हम लाइट की इंट्रो को जाने, फिर हम लाइट के फिनोमेना के रूप में रिफ्लेक्शन को जाने, रिफ्रैक्शन को जाने, और चूंकि ये चैप्टर रिफ्लेक्शन से स्टार्टअप होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा विस्तार से हम देखें। आगे के पार्ट में हम मिरर के रिफ्लेक्शन को जानेंगे और कई सारे चीजों को, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, उससे न्यूमेरिकल कैसे आता है, या फिर मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, या फिर किसी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन और उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, और ये सारे फॉर्मूला से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। आप हमेशा निश्चिंत रहेंगे। आप वीडियोस को अगर कंटिन्यू देखते हैं तो इसकी गारंटी है कि आपका ये चैप्टर ना सिर्फ 10th क्लास के लिए ही मजबूत होगा, 12th में जहां सेकेंड पार्ट में ऑप्टिक्स आधा है, वो बुक आधा पूरा ऑप्टिक्स ही है, वहां भी कंप्लीट होगा। और इवन ये भी हम कह सकते हैं कि आप नीट या फिर आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।